बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पादपों में लघु बीजाणु जनन कैसे होता है और लघु बीजाणु जो है उनका विन्यास कैसा है, किस क्रम में वो विन्यासित होते हैं और किस तरह से परागकोश का स्फुटन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पादपों में लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु को हम और क्या कहते हैं, परागकण भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से प्रपशु कोशिका, उसमें हुआ परिणत विभाजन और ये भित्ति कोशिका बनी और प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण हुआ। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। उसके बाद प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से ये खूब सारी भित्तियां बन गई। ये बाहर की बाह्य त्वचा, ये अंतस्थीसियम, ये मिडिल लेयर और ये टैपेटम, और उसके बाद इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसे किस तरह से विभाजन होता है और किस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। तो पराग कोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये क्या होती है, द्विगुणित होती है और इनमें होता अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। उससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है यानी कि 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये चारों जो लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। चतुष्क का जो मतलब सेटिंग है उसकी, चतुष्क है वो 4 तरह से पाए जा सकते हैं। या तो वो चतुष्फलकीय हो सकते हैं, या समद्विपार्श्विक हो सकते हैं, या क्रोसित हो सकते हैं, और टी आकार के हो सकते हैं। चतुष्फलकीय में एक ओर से देखने पर 3 बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा उसके पीछे होता है। ये अगर हम इसको देखेंगे, ये इसमें एक ओर से 1, ये 2 और ये 3, एक ओर से हमें ये 1 2 3 3 बीजाणु दिखाई दे रहे हैं और चौथा बीजाणु जो है वो इसके पीछे है। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में ये टेट्राड के रूप में यानी चतुष्फल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब है समद्विपार्श्विक यानी कि आइसो बाइलेटरल। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रल पड़ा, ये आइसो बाइलेटरल पड़ा। आइसो बाइलेटरल में क्या होता है, चारों बीजाणु एक ही तल में होते हैं। ये सभी एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 चारों एक ही तल में पाए जा रहे हैं। इसे देखेंगे हम तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 चारों एक ही तल में होते हैं, आइसो बाइलेटरल। और इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे। ठीक है, अब तीसरा है क्रॉसित। क्रॉसित में दो दो बीजाणु एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाते हैं। ऊपर वाले दोनों बीजाणु, नीचे का केवल एक ही बीजाणु दिखाई देता है, जैसे कि मैग्नोलिया। इसको देखेंगे तो ये इस यहाँ पे 2 बीजाणु है, एक तो ये रहा और एक ये इसके पीछे। ठीक है, और 2 इसके ऊपर यूं समकोण बनाते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से इसमें भी 3 दिखाई देंगे, एक ये और एक इसके पीछे है और 2 ये एक दूसरे पे समकोण बनाते हैं। ये है, इसको बोलेंगे डेकुसेट या क्रॉसित। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। उसके अलावा है टी आकार का, 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ और 2 लंबवत होते हैं। ठीक है, ये है टी आकार का, टी शेप्ड। ये
ये दो तो लंबवत है इसके ऊपर और दो है वो रेखित होते हैं। ठीक है, दो लंबवत होंगे और दो अनुप्रस्थ पाए जाएंगे। उसके अलावा लीनियर में, जो लीनियर है उसमें 1, 2, 3 और 4 एक लाइन में अरेंज रहते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों लाइन में अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये है चारों लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। क्या है? हेलोफिला। तो इस तरह से हमने चारों का अरेंजमेंट देखा। टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्विक, डेकुसेट, क्रॉसित, ये है टी शेप्ड और ये है लीनियर यानी कि रेखित। ठीक है, चार क्रम इसमें पाया जाता है। अब लघु बीजाणुओं के मध्य कैलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। इसमें कैलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? ये कैलेज एंजाइम है। जब इसका विघटन होगा, ये जब तक साथ हैं, जब तक एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे, क्योंकि इनमें कैलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। जब कैलेज एंजाइम है, ये सीक्रेट होता है, ये स्रावित होता है, तो ये विघटित होके चारों अलग अलग हो जाते हैं। इनको बोलते हैं अब परागकण, को बोलेंगे परागकण। अब इसमें भी पोलेनियम है। जब परागकण मिलके एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं तो इसको बोलते हैं पोलेनियम, जैसे कि आर्क और आर्किड्स। ये है पोलेनियम। इसमें डिस्क है और ये इसका परागपिंड और ये परागकण। ठीक है, ये इसका परागपिंड है और इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो पोलेनियम का स्ट्रक्चर है, ये आँख में और आर्किड्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा ड्रोसेरा और टाइफा में परागकण चतुष्क है, वो जुड़ जाते हैं और एक संयुक्त परागकण बना लेते हैं। कुछ पौधों में बहुबीजाणुकता भी पाई जाती है, जिसमें चतुष्क में 4 से अधिक बीजाणु उपस्थित होते हैं। हमने देखा चतुष्क में 1, 2, 3, 4 ही बीजाणु होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में बहुबीजाणुकता होती है, यानी कि 4 से अधिक बीजाणुओं का उपस्थित होना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने देख लिया कि परागकण बनते हैं, परागकण बने, परागकण सब फ्री हो गए, ये फ्री हो गए, फ्री हो गए। ये फ्री कैसे होंगे? उसके लिए परागकोश का स्फुटन जरूरी है। परागकोश फटेगा तभी तो फ्री होंगे। तो परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टेपेटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। हमने ये देखा था, ये मध्य स्तर था, ठीक है, और ये टेपेटम था। ये मध्य स्तर है इसका, ये लिखा हुआ मध्य भित्ति, और ये है टेपेटम। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये नष्ट हो जाएंगे, केवल बाह्य त्वचा बचेगी और अंतः त्वचा बचेगी। तो परिपक्व होने पर अंतः त्वचा से जल का ह्रास हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी जो अंतः त्वचा है एंडोथीसियम, उसमें क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा। तो जल का ह्रास होने पर इसकी बाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाएगी और इन भित्ति के सिकुड़ने से स्ट्रोमियम की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे स्फुटन हो जाता है और परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। अब स्फुटन भी कौन कौन सी विधियों से होता है? एक है अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन, कपाटीय स्फुटन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ स्फुटन। जब परागकोश की पालियों का परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटन होता है तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ स्फुटन, जो कि है येरा ट्रांसवर्स। ये ओसीमम सैंक्टम यानी कि तुलसी में पाया जाता है। ये अनुप्रस्थ कोई भी चीज है, उसका अनुप्रस्थ पार्ट ये होता है। तो ये अनुप्रस्थ भित्तियों का स्फुटन होता है और यहाँ से परागकण
फ्री हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुलसी। दूसरा है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन में परागकोश की पालियों का जब लंबवत फूटती हैं, जैसे कि धतूरा और कपास, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्फुटन है। ये वाला ये वित्तीय, ये यहाँ से ये लंबवत फूटती है, तो यहाँ से इसमें परागकण फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला और कपास। एग्जाम्पल है इसका कपास। ठीक है, और तीसरा है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में छिद्र बन जाते हैं, परागकोश के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है, जैसे कि मकोए। ये ऊपर ये छिद्र बन गए हैं, ये रे। इन छिद्रों से परागकण फ्री वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि सोलेनम, या इसका एग्जाम्पल मकोए भी है। इसके अलावा ये कपाटीय स्फुटन है। यहाँ से कपाट बन गए और ये कपाट बन गए और यहाँ से परागकण मुक्त हो गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बारबेरी। बारबेरी, ये लिखेंगे फिर से, बारबेरी। ठीक है, यहाँ से ये परागकण फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 तरह का स्फुटन पढ़ा है। अनुप्रस्थ स्फुटन, जिसमें अनुप्रस्थ भित्ति फट जाती है। लंबवत स्फुटन, जिसमें ये लंबवत भित्ति फट जाती है। छिद्रमय स्फुटन में यहाँ पे छिद्र बन जाते हैं। और कपाटीय स्फुटन जो है, उसमें ये बन जाते हैं वॉल्व, और यहाँ से परागकण फ्री हो जाते हैं। तो आज हमने लघु बीजाणु जनन कैसे होता है पादपों में, और बीजाणु जनन ये पढ़ा। लघु बीजाणुओं का विन्यास पढ़ा कि वो किस तरह से विन्यासित होते हैं, और उसके अलावा स्फुटन के बारे में पढ़ा कि परागकोश का स्फुटन किस तरह से होता है। ठीक है।